गुड इवनिंग भाई। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों हो गए थे। दोनों का यूज काइनेटिक एनर्जी को लिखने में आता है। एक केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, या फिर ना हो। दोनों केसेस के लिए हमने कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है। किसी को कोई डाउट? अब हमें पढ़ना है टॉपलिंग। टॉपलिंग किसे कहा जाता है? तो टॉपलिंग बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें कोई भी रिजिड बॉडी अपने ऊपर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट पूरी तरह से रोटेट हो जाए तो उसे हम टॉपलिंग कहते हैं। समझ आया? मतलब रिजिड बॉडी अपने ऊपर किसी भी पॉइंट जो है उसके अबाउट अगर पूरी तरह से रोटेट हो जाती है तो उसे आप टॉपलिंग कहते हो। टॉपलिंग रुकी हुई ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और चलती हुई ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या हो रही हो, रोटेट हो रही हो। ये पहली चीज है, लिख लो फटाफट। When an object rotates about any point on it, इसे हम कहेंगे टॉपलिंग। समझने की कोशिश कर रहे हैं होता क्या है। मान लो एक रफ सरफेस है हमारे पास जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा है। तो इसका एफबीडी बनाने को आपसे कहा जाए तो आप बनाओगे एमजी और आप बनाओगे नॉर्मल। एमजी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, क्या नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा? इस समय इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? इस समय इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क कितना है? पॉइंट के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट। समझ आ रहा है कि नहीं? अब आपने क्या किया, आपने आम जीवन में ऐसा देखा होगा। मैं एक पहले रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक पानी की बोतल जो सबके पास रहती है, जो कि आधी भरी हुई है, उसे नीचे से पुश करने पे वो स्लाइड करती है, लेकिन अगर ऊपर से पुश किया जाए तो वो इस तरह से उठना शुरू हो जाती है एक तरह से। तो अगर ये घूमना शुरू करेगी तो किस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है? ये हमें एक्सपीरियंस से समझ आता है कि ये ऐसे उठेगी और धीरे धीरे गिर जाएगी, ऐसा कुछ घूम के गिर सकती है। समझ आ रहा है आपको? तो मेरा सवाल ये है कि मान लो इस तरह से एक पानी की बोतल रखी थी और आपने क्या किया, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऐसा दे दिया गया कि स्लाइड नहीं कर रही है, हमें मान के चलना है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपने एक फोर्स लगाया एफ, तो क्या ये तुरंत टॉपलिंग स्टार्ट कर देगी किसी भी वैल्यू के लिए एफ की? अगर एफ की बहुत छोटी वैल्यू है, मान लो पानी की बोतल की आपने जस्ट टच किया है, तो क्या वो उठ जाती है क्या? पर थोड़ा दम लगाएंगे तो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं। मान लो कि मैंने एक फोर्स लगाया इस तरफ, तो आप सभी को ये समझ आ रहा है कि भाई इस पॉइंट के अबाउट ये चीज घूमना शुरू होने वाली है। मुझे बताओ, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ओ, ग्राउंड पे मैंने एक पॉइंट लिया है। इस ब्लॉक पे अगर ये मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा, है ना? नहीं नहीं, वो छोड़ो। जो पॉइंट ओ ग्राउंड पे है, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ओ के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? क्यों? फ्रिक्शन वहीं से पास हो रहा है। एमसी का टॉर्क कितना आएगा? एमजी भी उसी से पास हो रहा है तो जीरो। नॉर्मल का टॉर्क कितना आएगा? नॉर्मल भी वहीं से पास हो रहा है। एफ का टॉर्क कितना आएगा? सर आपको ओ पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी एच है, एफ एच, टॉर्क आ गया। तो अगर टॉर्क है और टॉर्क होता है आई अल्फा, तो अगर टॉर्क है तो क्या अल्फा आ जाएगा? अल्फा आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट घूमने लग जाएगी। क्या मैंने आपको एफ की वैल्यू बताई थी? अगर एफ बहुत छोटा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि एफ हद से ज्यादा छोटा है, दुनिया में सबसे छोटा जो आप इमेजिन कर सकते हो वो एफ है, तब भी क्या उसका टॉर्क आएगा? तो आएगा एफ इंटू एच। क्या उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कोई है? किसी का टॉर्क है क्या? अरे आपने ही पहले बोला ना, फ्रिक्शन नॉर्मल और एमजी का जीरो हो चुका है। तो कितना भी छोटा मैं फोर्स लगाऊं वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और उसे बैलेंस करने के लिए क्या कोई
अरे चाचा वही mg होता है, 0 हो गया ना उसका टॉर्क, कोई नहीं है बैलेंस करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट घूमेगी। तो इसका मतलब कितना भी छोटा फोर्स लगाओ ऑब्जेक्ट को टॉपल कर जाना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो अब क्या है, यानी कि टॉर्क बैलेंस होता होगा। ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है इसे कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है, कौन कर रहा है? एयर नहीं है, वैक्यूम में है, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है। बात है ये, बस बस समझ गया मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट, ठीक है। तो होता यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा इसकी गारंटी होती है, पर नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट को घूमना तो नहीं चाहिए, तो इस एफ के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कोई टॉर्क तो चाहिए था। तो ऐसा देखा गया कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो नॉर्मल अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया यहां से कोई डिस्टेंस x, तो क्या अब इस नीचे वाले पॉइंट O के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क आएगा? आएगा ना, पॉइंट से डिस्टेंस है कि नहीं, लाइन की है कि नहीं है? डायरेक्शन देखने जरा नॉर्मल के टॉर्क की, जबकि एफ के टॉर्क की, तो ये बैलेंस कर सकता है। आप थोड़ा फोर्स और बढ़ाओगे तो नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पे, एन इक्वल है mg के, तो अपनी वैल्यू तो नहीं बदल सकता, तो उसे टॉर्क बढ़ाना है अपना, तो वो क्या करता है और राइट में शिफ्ट हो जाता है, जिससे डिस्टेंस बढ़ जाए तो टॉर्क बढ़ जाए। समझ आ रहा है? आप और फोर्स बढ़ाओगे नॉर्मल और शिफ्ट होगा, आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो ऐसा थोड़ी है नॉर्मल शिफ्ट होता जाएगा। एक एक्सट्रीम केस आता है जब नॉर्मल एकदम कोने पे पहुंच चुका है, इससे ज्यादा अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो टॉर्क बढ़ाने के लिए नॉर्मल को इसके बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट यहाँ हो और उसका नॉर्मल यहाँ हो, ऑब्जेक्ट पर ही नॉर्मल हो सकता है, इसलिए ये एक्सट्रीम केस में नॉर्मल कहाँ आ जाएगा, एज के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट क्या शुरू करेगी, टॉपलिंग शुरू करेगी। तो दो प्रकार के सवाल आते हैं टॉपलिंग पे। पहला क्वेश्चन आता है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ नॉर्मल। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बताइए नॉर्मल अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है मिनिमम फोर्स कितना चाहिए अगर टॉपलिंग शुरू हो रही है तो। समझ आया कि नहीं? लिख लो ऐसे। हाँ भाई, बिल्कुल होंगे। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब मैं यहां लिख सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन passes the center of mass। और आप लिख सकते हो कि नॉर्मल सिचुएशन में नेट एक्सटर्नल टॉर्क रहता है 0 और ऑब्जेक्ट रुकी हुई है। बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या लिख देंगे अब हम, नॉर्मल रिएक्शन shifts towards the edge in order to balance the external torque। इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट घूमेगी नहीं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस एक्सटर्नल जो भी फोर्स का टॉर्क हो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी पॉइंट के अबाउट, समझ आ रहा है? यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ नॉर्मल,
अब देखो टॉर्क का बैलेंस तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, पर हमेशा बेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? ये ग्राउंड वाला, क्योंकि फ्रिक्शन की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप सेंटर ऑफ मास से अबाउट करोगे तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा, उसके लिए पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो बड़ी क्लियरली दिख रहा है, पर किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना क्लियरली दिखे, है ना। तो देखो नॉर्मल का टॉर्क मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, NX और डायरेक्शन आ गई आउट ऑफ द प्लेन प्लस FH इनटू द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। इस तरह से इक्वेशंस बना के आप सॉल्व कर सकते हो। लिख लिया। तीसरा एक्सट्रीम केस, जिसमें कहा जाता है इज जस्ट अबाउट टू टॉपल। उस केस में नॉर्मल कहां पहुंच जाएगा? हमेशा एज पर। नॉर्मल रीचेज the edge of the object। इस केस में भी नेट टॉर्क जस्ट क्या हो रहा होगा? 0। किस पॉइंट के अबाउट करना चाहिए 0? हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्यों? फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का ही टॉर्क 0 हो जाएगा, वरना आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे FBD बना के। तो बेस्ट हमेशा रहेगा जिसके अबाउट वो घूमने वाला है, उसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को 0 करो। कोई दिक्कत? तो अगर हम किसी चीज को टॉपल करना चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन है जो कि उसकी टॉपलिंग को फेवर करती है? मैं जानना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट का बेस का जो एरिया हो वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा या कम? अगर किसी चीज को आप लुढ़काना चाहते हो तो उसका बेस बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि नॉर्मल के पास शिफ्ट होने की कम जगह होगी और वो कम फोर्स में ही। हमें लिख सकते हैं कि द बेस एरिया या बेस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्मॉल। दूसरी चीज, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल, वो बेस के पास लगाया जाना चाहिए या किसी हाइट पर? जितना ऊंचाई पे लगाओगे उतना आसानी से ऑब्जेक्ट लुढ़क जाएगी। ठीक है, तो फोर्स मस्ट बी अप्लाइड at a height from base. More height, ease of toppling. कोई दिक्कत? सवाल खुद से करोगे कि मैं कराऊं? पहले क्वेश्चन यही है, आपको बताना है नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा अगर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होती है तो। और हर क्वेश्चन में मान के चलना है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है।
ये दिया हुआ है पहले से। बिल्कुल सही। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर एग्जाम में आता है तो कई बार डिस्टेंस फ्रॉम द एज पूछी जाती है ना। कि नॉर्मल की डिस्टेंस क्या होगी एज से, तो जो हम निकालते हैं उसमें से माइनस करना होता है। एज से थोड़ी पूछा है, सिर्फ पूछा है बस, जहां पहले था और अब जहां है उनके बीच की दूरी कितनी है। जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग देखो, इस तरह का एफबीडी आप बनाओगे। एमजी लगाया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल को थोड़ा एक्स से शिफ्ट कर दिया और फ्रिक्शन लगा दिया। अब हमेशा मैं नीचे वाला पॉइंट लेता हूँ जहां से एमजी पास हो रहा हो। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए लेता हूँ ताकि फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाए। अब सिंपली हम कह देंगे टॉर्क अबाउट ओ, फ्रिक्शन का जीरो, एमजी का जीरो, नॉर्मल का हो गया एन इंटू एक्स, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, प्लस 20 का हो गया 20 इंटू ये डिस्टेंस, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये हो गया इनटू द प्लेन, ये होना चाहिए जीरो। एनएलएम से हम देख सकते हैं ऊपर लगने वाला फोर्स नॉर्मल, ये इक्वल होना चाहिए नीचे लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन। एन को 50 रखने से एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा 4/5 मीटर। तो इतने से हमारा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुआ होगा। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ नॉर्मल। दो मीटर और 5 मीटर है। सबके अलग अलग आने लगे वही आंसर। चिल्ड्रन क्या आ रहा है सर? तो पंद्रह 50 पर मेरे को उसका क्या क्या आ रहा है 48/50 अपॉन 50, 36/50। मैं तो बस एफबीडी बना रहा हूँ भाई, जो सब बना लेते हैं। बाप रे बाप।
जी हाँ, अरे कहाँ पहुंचा दिया नॉर्मल, मैंने पहले ही कोने पे पहुंचा दिया, सॉल्व क्या करेंगे फिर। देखो भाई, ये एफबीडी बनेगा, बना पाए थे, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट के अबाउट करेंगे ओ, इस डिस्टेंस को मान लेंगे x, तो मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट ओ, mg का और f का तो गायब हो गया, नॉर्मल का हो गया n इंटू एक्स आउट ऑफ द प्लेन, प्लस इसे 18 का लिखना पड़ेगा, 18 इंटू ये डिस्टेंस है 2.5, दिख रहा है कि नहीं, और डायरेक्शन इंटू द प्लेन, प्लस 24 का 24 इंटू 2, तो दिख रहा है डायरेक्शन इंटू द प्लेन, ये मिलके क्या हो जाना चाहिए 0। एनएलएम से आप देखोगे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, 50 प्लस 18 68 न्यूटन। किसी ने अगर नॉर्मल को mg ले लिया है तो बहुत गलत बात है, कोई कर पाया था। अरे बताओ x क्या आ रहा है, 36 45 45 और 48 93 बाय 68। कोई दुख, बोलिए। एक और सवाल, इस बार हमारे पास एक कोन है, तो कोने पे पकड़ के खींचा जा रहा है, बिल्कुल कोन को कोने से, जल्दी करो जल्दी, कल टेस्ट के लिए पढ़ के जाओगे। आरबीडी है, हाँ अच्छे मार्क्स आने चाहिए यार, इतना धीरे धीरे पढ़ाया कब से चल रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अविश्वसनीय बात है। तुम छोटे थे, मेरी बात समझो, उस समय आपको लिटरली इतना ध्यान देना नहीं आता था ना, तुम खुद में चेंज नहीं महसूस करते क्या, तुम इसी तरह पढ़ते थे उस समय। यही बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको अभी भी ये रियलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को ये रियलाइज होता है जब 12th आदि निकल जाती है कि हाँ चीजें तो समझ आ सकती हैं अगर हम सुने तो, पर फिर भूतकाल में तो जा नहीं सकते ना, इसलिए अभी से आगे सुनते चलोगे तो सब आसान लगेगा। विश कुछ कह रहे थे, 1 मीटर कह रहे थे, बिल्कुल सही जवाब। यही बनेगा, ओके अबाउट सिंपली हो जाएगा n to x out of the plane plus 20 into 5 into the plane is equal to 0, और साथ ही साथ नॉर्मल इक्वल होना चाहिए mg, x यहाँ से मिलेगा 1 मीटर। तो क्या आप शिफ्ट इन नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर सकते हो, एकदम टाइम पास। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल टॉपल प्रोवाइडेड इट डज नॉट
स्लाइड। ये फिसलेगी नहीं तो बताओ एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जस्ट टॉपलिंग शुरू कर दे। एक मैं करके दिखा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, बढ़िया बात है। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, सभी लोग सीख लें, आगे काफी क्वेश्चन है जो आपको ही करने हैं, है ना। तो हमेशा एफबीडी पूरा बनाना। पूरे का मतलब होता है सबसे पहले एमजी बनाना शुरू करो, जो कि हो गया 50 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स बना दो एफ। फिर आपको फ्रिक्शन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो रोक के रखे हैं, कई लोग फ्रिक्शन भूल ही जाते हैं क्योंकि टॉर्क जीरो आता है, पर फिर भी बनाना जरूर चाहिए। और बात आती है नॉर्मल की, तो नॉर्मल को कहाँ बनाना चाहिए? अब क्योंकि जस्ट टॉपलिंग शुरू होने वाली है तो नॉर्मल अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, एकदम हेड एंड पर, है ना। इससे ज्यादा शिफ्ट ये हो नहीं सकता, समझ आया। तो किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस किया जाए? ऑब्वियसली जिसके अबाउट रोटेशन होने वाला है, तो टॉर्क अबाउट वो लिखेंगे। इससे नॉर्मल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन नहीं, तो सीधे सीधे लिख सकता हूँ 50 इंटू 2 मीटर, डायरेक्शन आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन, प्लस एफ इंटू 5 मीटर, डायरेक्शन आ जाएगी इनटू द प्लेन। ये हो जाना चाहिए 0, और एफ की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी? तो आपको 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये ऑब्जेक्ट कपलिंग स्टार्ट करेगी। लिख लो फटाफट। अच्छा, इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी समझ आ रहा है? अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये चीज हो सके। क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी। एम जी है हमारे पास 50, तो म्यू इंटू 50 ही इक्वल होना चाहिए 20। तो म्यू आया 20/50 यानी कि 0.4। 0.4 म्यू मिनिमम होना चाहिए, तभी वो स्लाइड नहीं करेगा और टॉपल पहले कर जाएगा। तो उससे कम हुआ तो पहले फिसलने लग जाता और फिर टॉपल करता। क्या हुआ? रोल डाउन, ऊपर की चीज लिखनी है। ये क्वेश्चन क्या डाउट है? वो क्या बोर्ड लिख रहे हैं ना, फ्रिक्शन का तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्रिक्शन इससे जा रहा है। नॉर्मल का कितना हो जाएगा? वो भी ओ से जा रहा है। एमजी देखो, एमजी की डिस्टेंस कितनी है ओ से? वो टोटल लेंथ दी है ना, उधर उधर कितनी लेंथ दी है बेस की, तो उसका आधा कितना हो गया 2। तो 100 इंटू 2, डायरेक्शन देखो आर क्रॉस एफ से आउट ऑफ द प्लेन। और फिर ये बचा क्या है? एफ ऊपर वाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लोगे, कितनी आ जाएगी? एफ इंटू 5। बोलो भाई। करने का तरीका समझ आ रहा है? जल्दी से अगला करो। क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना, अभी सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। ऊपर की 2 245/2
देखो भाई ये एफपीडी बनना चाहिए। एमजी फ्रिक्शन नॉर्मल और सारे फोर्सेस के कंपोनेंट हो पाया था। ओके अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है। ओके अबाउट फ्रिक्शन का गायब, नॉर्मल का गायब। 100 into 2 out of the plane plus 8 into 3 out of the plane plus 6 into 4 out of the plane plus 4f by 5 into 3 into the plane। 3f by 5 का तो 0 ही हो गया, इक्वल टू 0। तो सॉल्व ही करना है बस। क्या है f? अरे 200 200 और 224 224 और 248 248 into 5 by 12 248 by 3। अरे बस बाप रे बाप। प्लीज सुनने दो यार, बोलो। हाँ नॉर्मल का तो टॉर्क ही नहीं आता। नहीं करना ना बेटा, वो बीच में लिया तो फिर आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा। मैं कर ही नहीं करो। बस हो गया, हो गया बस करो। मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें, नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? हाइट क्या होनी चाहिए ताकि लुढ़क जाए? दो तरीके हैं, फिर से मैं बताऊंगा। एक दिमाग वाला, दूसरा थोड़ा कम दिमाग वाला। पता नहीं क्या पता। है ही नहीं मेरे पास।
बिना दिमाग के होती हो, इसलिए तुमसे हो जाएगी। नहीं, तो 4r/3 अरे लगभग सही है। पाई नहीं आता, पाई बोला तो पाए तो भी गलत है। 5r/3 आया तुम्हारा। अरे 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 देखिए आम लोगों का मेथड देखिए कि ऐसे करा जाता है। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा भाई, कितना आ जाएगा? mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा भाई, नॉर्मल कहाँ चुका होगा? जरूरत नहीं है उसकी हमें। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? उसकी भी जरूरत नहीं है हमें। पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा? कॉपी मत करो, देख लो पहले। ओ, तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है ना? तो अब क्या लगेगा यहां से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी? h/2। सेंटर ऑफ मास पे लगता है ना भाई। तो mg sin 37 डिग्री इंटू h/2, डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इंटू द प्लेन, प्लस mg cos 37 डिग्री इंटू ये डिस्टेंस r, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, ये होना चाहिए 0। तो यहां से आपको क्या कहते हैं उसे, h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? वो मिलेगी 2 cot 37 डिग्री इंटू r। cot 37 हो जाता है 4/3, यानी कि 8r/3। समझ आया? कोई दिक्कत? दूसरा मेथड क्या होगा, कोई बताएगा? बोलो। अरे भाई, इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन तो टॉर्क प्रोड्यूस करते नहीं है। कौन प्रोड्यूस करता है? अगर ये ग्रेविटी इसी पॉइंट से पास कर जाए, ऐसा पहले देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? अगर पॉइंट से पास कर जाए तो उसका टॉर्क ही 0 हो जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना था, सीखते नहीं हो तुम लोग कुछ, पहले कराया था ना यार। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्लिक करने के ऊपर रहता है। अब क्या कर देंगे, बस इस पॉइंट से mg क्या कर जाना चाहिए, पास। ये देखो ऐसे है कि नहीं? और mg अगर यहां से पास कर रहा है तो अब ये एंगल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका, आपको पता ही है h/2 है, ये आपको पता ही है कितना है, r है, और ये एंगल आपको दिख जाएगा कितना होगा, 37 डिग्री। समझ आया? तो यहां से बच्चा बड़ी आसानी से लिखता कि tan 37 डिग्री ये होना चाहिए r
अपॉन h/2 और h आ गया 8r/5 हो गया। आप लोग क्या gravity must pass point of rotation। हाँ भाई जी नहीं, तब नहीं होता। तो ये मेथड 2 है। है ना, चलें आगे। F minimum for object to topple। बोलिए 25 बिल्कुल सही आंसर है। सर कल आपने वो कल वो रिकॉर्डिंग करके मेरे को नोट जब देखा था ना तो सबसे पहले क्वेश्चन पर गया तो जो आईसी वाला क्वेश्चन था ना उसमें मैंने सोचा कि 4V ऊपर की स्पीड है जो रॉड लगा है और तब ये मैंने थियरी नहीं पढ़ी, मैं सीधे क्वेश्चन से ट्राई करने जैसे हो रहा है। तो उसमें मैंने सोचा कि डीएम अगर उसको मान ले वो रॉड ऊपर का मानता है उसका इम्पल्स लग रहा है डीएम इंटू 4V और नीचे वाले क्योंकि हवा पिछले टॉपिक में चलता है और नीचे जो सेंटर ऑफ मास की दूरी पर लग रहा है वो भी लग रहा है। तो अगर पूरे मास का अगर हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करें कि सेंटर ऑफ मास की पॉइंट पर आ जाए ताकि CTRM में जैसे करते थे वैसे सॉल्व करें तो उससे आ सकता है। पर वो लेंदी एक तरह से इनोवेट डेरिवेशन हो गया वो चीज का, पर कोई फायदा नहीं हो सकता। डायरेक्टली कर लो। हाँ क्लिक को अच्छी बात है, मेथड तो सही है। बाकी लोगों का आया? कैसा है टॉप लिंक, खत्म हो गया? ओके अबाउट टॉर्क, नॉर्मल का फ्रिक्शन का गायब हो गया है। 50 इंटू 2 डायरेक्शन आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन प्लस 4F/5 इंटू 2 डायरेक्शन आ जाएगी इनटू द प्लेन प्लस 3F/5 इंटू 4 डायरेक्शन आ जाएगी इनटू द प्लेन। ये किया इज इक्वल टू 0। यहाँ से F आ जाएगा आपके पास 25 न्यूटन। कोई दिक्कत? लिख लो। अगला सवाल एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अपने दिमाग से उपज दी है इसे, वैसे तो सबको ही दिया पर बाकी सब आपको कहीं ना कहीं बुक्स में मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेगा। सॉल्व करो, जो पहली बार में सही आंसर देगा उसे मैं कुछ इनाम दूंगा। रुपए? यहाँ रुपए की चलती है क्या भाई? चॉकलेट, यस चॉकलेट मिल सकती है। डिक्लेयर
मैंगो वाइट, जो आपको पसंद हो। ताजमहल चोर चोर पहचान लेते हैं एक दूसरे को। ध्यान से करना। ध्यान से, थोड़ा सा ये 4H की जगह 4R है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो सिलेंडर डले हैं, उनके ऊपर एक प्लैंक डला है, उनके ऊपर एक कोन डला है। अब आपको बताना है कि सिलेंडर्स का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए ताकि कोन टॉपल कर जाए। क्वेश्चन दे रखा है, वो स्लाइड नहीं करेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। अच्छा, इस रोटेशन के ऊपर मैं डीवीपी जरूर दूंगा, है ना, सालों बाद, क्योंकि ये एक टॉपिक है जो वर्थ इट है ना, इसमें सब कवर हो ही रहा है। पर टाइम लगेगा बनाने में, पर फिर बना के मैं आपको दूंगा, सॉल्व करना। रोटेशन खत्म हो गया है ना। अब ये क्या है, हर चैप्टर में थोड़ा बहुत यूज होता ही रहेगा। पर क्या हो वर्क पर एनर्जी कब करना है बताओ। हाँ यार, भूल गया। टर्म टेस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे डिस्कस। बोलो, अभी तो ग्रेविटेशन का भी तो टेस्ट है ना, कब है? हाँ हाँ, वैल्यू ही आएगी। नहीं, और आप मौका मौका भी खो चुके हैं आप। ट्राई करो, सही आ जाएगा तो भी चलेगा। निकलो, पहली बार में तो बड़ा मुश्किल ही है। क्वेश्चन टफ नहीं है, 3 लाइन में आंसर आएगा मात्र। अरे बड़ा आसान है यार। ट्रोपल क्यों होगा? ऑप्शन दे दो। हाँ, करो ना, तो ऑप्शन आंसर थोड़ी ऑप्शन। अच्छा, तुमको हिंट लग जाएगा, आंसर देख के हिंट लग रहा है लोगों को। ऑप्शन देख के तो लगे सकता है किसी का दूसरा भी सही पड़ेगा तो। मैं तब तक मॉर्निंग बैच में घूम के आता हूँ। वो आंसर दिख सकता था ना। ऑफर ही नहीं किया मैंने। तो अभी आया दिमाग में से। ऑलमोस्ट, मतलब जो गलती होती है वही की थी वहां, पर वो भी गलती होना भी अच्छी बात है।
क्या बताऊँ कैसे हो? सबसे पहले तो आपको प्लैंक पे बैठना पड़ेगा, फिर एफबीडी बनाना पड़ेगा, फिर टॉपलिंग की कंडीशन है, बस और कुछ नहीं है। हाँ बताओ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? क्या है वो दोनों क्या? सिलेंडर, सॉलिड, सिलेंडर बेटा। स्फीयर का होता है 2/5। जल्दी होगा। मुझे आंसर पता ही नहीं है, पर नहीं ऐसा तो नहीं है जहां तक मुझे याद है। करें? नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? अरे किधर से टॉपल होगा ये देखा करो ना, इस कोने से टॉपल होगा कि नहीं, तो फिर इधर शिफ्ट होगा ना नॉर्मल। और एक्सट्रीम वाले केस में कहाँ जाएगा, एकदम कोने में आ जाएगा कि नहीं? तो ओ पॉइंट क्या हुआ, टॉर्क बैलेंस करना है। अब तो सब कर दिया मैंने, अब तो सब कर दिया, अभी भी बता दो आंसर चलो। ये मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता होगा, कितने दुख की बात है। एक नोटबुक बनाने को कहा था, डेली 2 मिनट लगते हैं उस पेज को देखने में, याद हो जाता। सेंटर ऑफ मास की हाइट, बिल्कुल सही। 3/10 H। हाँ ये तो सॉलिड गोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, H/3 आती है। तो इस क्वेश्चन में एक तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, समझ आ रहा है, दूसरा टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तीसरा बच्चे को टॉर्क लिखना आता है कि नहीं ये भी देख सकते हैं हम। ओके अबाउट लिखेंगे ma/H/3, टॉर्क क्या आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन प्लस mg इंटू आर इंटू द प्लेन, इतनी सी बात है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ma/4h/3 इज इक्वल टू mg r। h मतलब है
ए यहां से क्या आया 3g/4। सही है, लेकिन ये आंसर नहीं, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि सिलेंडर का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि प्योर रोलिंग के केस में पता था से क्या होगा। प्योर रोलिंग के केस में जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का है उसका डबल इसका होता है। तो इसका आपने ए निकाला है तो इसका क्या होगा, तो वो आएगा a/2 आधा, यानी कि 3g/8। तो ये था आंसर। तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट भी छोटा सा यूज हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट का डबल होता है। क्लियर हुआ। मैंने कहा था 3 लाइन, देखो 3 लाइन। तो ऐसे ही थोड़ी पैसे खर्च करते हैं 1-2 रुपए हम, क्लियर ऐसी थोड़ी बांट देंगे भाई, मेहनत की कमाई है कि नहीं। चलो आखिरी क्वेश्चन। हाँ अरे क्या ही है ये, ले लो तुम, इसमें ले लो। चलो जो सबसे पहले आंसर देगा वो कैडबरी सिल्क बांट दूंगा मैं। चलो पहला आंसर जो आएगा अगर वो सही आया तो मैं सबको बांट दूंगा। चलो हाँ नहीं, चीटिंग नहीं करनी है तो ऑब्वियसली कंडीशन है। जल्दी बोलो जल्दी। होमवर्क दिया है ये वाला क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो सबसे हो जाएगा। देखो रोटेशन अभी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो इस समय के साथ मुश्किल हो जाएगा, फिर इसलिए रिवाइज से करते रहना। एटलीस्ट इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स टाइप या फॉर्मूला कॉपी में कंसाइज करके लिखने की कोशिश करो छोटी जगह पे, क्योंकि ऐसे तो बहुत पेज हो गए होंगे, लगभग 90 पेज के करीब। हाँ वही। हाँ बोलो मत। क्रिश आंसर बताओ यार, समाज का भला करो। ऑनलाइन कोई 14 लोग बैठे हुए हैं ऑनलाइन। मॉर्निंग बैच, हाँ वो डिवाइड हो गया ना। क्या ये आपका भाई √G/2R ये डिसाइड करेगा क्या होने वाला है भविष्य में। और म्यू की वैल्यू पूरा आंसर सही होना चाहिए। क्या 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 है जल्दी करो जल्दी।
बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में नहीं था बोलो भाई जल्दी। सर टाइम अरे बोलो क्या आया म्यू? म्यू बोलो जल्दी जल्दी। आ गया ना तो बोलो, तुम देख के बता दो। क्या धोखाधड़ी चल रही है, जमाना ही नहीं है। सर 0.5 अभी जो होगा देखो a/2 चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो किसकी वजह से ये बाहर की तरफ फेंकाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये ए बहुत छोटा है तो उसे नेग्लिजिबल मानना है, उससे मतलब नहीं है हमें कुछ, है ना। तो नॉर्मल यहाँ कोने पे पहुंच चुका होगा, फ्रिक्शन यहाँ अंदर की तरफ लग रहा होगा और एमजी यहाँ नीचे की तरफ लगेगा। चलो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, ओ के अबाउट, टॉर्क अबाउट ओ, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2, समझ आ रहा है, डायरेक्शन इंटू द प्लेन प्लस mg इंटू a/2, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। ये क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से ओमेगा कितना आया? ओ माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई है अचानक से, बता नहीं सकता। जस्ट आदमी सिलेक्ट होता है या नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं। किसका? पर बोला नहीं ना सबसे पहले, बोलना था। चलो रूट जी वाई आर आ गया। अब म्यू चाहिए तो बस क्या करना होगा आपको? फ्रिक्शन बैलेंस करना है। तो फ्रिक्शन ये होना चाहिए म्यू एम जी, ये इक्वल होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास म्यू, एम एम तो कट गया, जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर यानी जी बाय आर इंटू आर। ठीक है, अब क्या करें? जैसे बताओ नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? ग्रेविटेशन। देखो इसके ऊपर ना मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे मैंने ये एक लेक्चर अलग मैंने ऐड कर रखा है एडवांस के टॉपिक्स के लिए। ये टॉपिक्स नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। जो एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा मैं अलग से, पर वो आगे कोई लेक्चर लेंगे ऐसे रैंडमली। फील्ड मतलब हाँ याद दिलाना, करेंगे ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में वैसे तो ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, एक लेक्चर हम और करेंगे रोटेशन का, खत्म हो गया है वैसे तो चैप्टर। एक लेक्चर और करेंगे जिसमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं डीपी बना के आपको दे दूंगा, ओके।